वेलकम बैक। रिन्यूएबल पावर तेजी से बढ़ रही है। लेथार्टन इसे स्टोर होना अभी भी एक चुनौती है। बड़ा सवाल यह है, जब हवा और सूरज रुक जाते हैं तो हम बिजली कैसे स्टोर होते हैं? इंजीनियर्स अब ग्रेविटी बेस्ड मायोफोनिकल स्टोरेज की तरफ देख रहे हैं। ये सिस्टम भारी वजन उठाते और नीचे डोते हैं, जिससे बिजली पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। ग्रेविटी बेस्ड टावर्स और डीप शाफ्ट स्टोरेज अब दुनिया भर में बन रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर को इमेजिन कीजिए जो एक वर्टिकल शाफ्ट के अंदर स्टील ऑफ बलों से एक भारी वजन उठा रही है। जब जोरदार बिजली अवेलेबल होती है तो मोटर मास को ऊपर उठाती है, जिससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के तौर पर एनर्जी स्टोर होती है। जब पावर की जरूरत होती है तो वजन नीचे आता है, जिससे जनरेटर घूमते हैं और बिजली बनती है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के ही प्रिंसिपल जैसा है। लेथार्टन इसमें पानी नहीं होता। स्टोरेज कैपेसिटी मास, तय की गई दूरी और ग्रेविटी पर डिपेंड होती है। स्टोर्ड एनर्जी को निकालने के लिए इन्हें मल्टीप्लाइड हुए, जिसे थैटलोवाट घंटे में मापा जाता है। इस विचार की शुरुआत मैकेनिकल स्टोरेज के शुरुआती एक्सपेरिमेंट से हुई है। लेथार्टन हाल ही में मटेरियल्स, सेंसर्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतने प्रिसाइज हुए हैं कि इन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता। स्विट्जरलैंड के एनर्जी वॉल्ट ने रोबोटिक क्रेन्स से कंक्रीट ब्लॉक को स्टैक और लोअर डो के पहले डेमोन्स्ट्रेशन टावर्स में से एक बिल्ट। हर ब्लॉक का वजन लगभग 35 टन होता है और टावर ग्रिड सिग्नल्स के हिसाब से उनमें से हजारों को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर सकता है। ऐसे ही डिजाइन्स को इटली, जर्मनी और कनाडा में अडेप्ट किया जा रहा है, जहां इंजीनियर्स एडवांस्ड कंट्रोल सॉफ्टवेयर और मैग्नेटिक कपलिंग के जरिए एक्यूरेसी सुधार रहे हैं और मैकेनिकल वेयर कम कर रहे हैं। जर्मनी में ग्रेविट्रिसिटी नाम की एक कंपनी एक अलग लेआउट का अनुसरण कर रही है। एक ऊंचे टावर के बजाय यह गेवराई वर्टिकल शाफ्ट का उपयोग होता है, जो मूल रूप से खनन के लिए बनाई गई थी। भारी वजन स्टील गाइड रेल के साथ चलते हैं, जिन्हें सतह पर सीमे विंचों द्वारा ऊपर और नीचे धकेला जाता है। माइन शाफ्ट का तरीका जोरदार ऊंचाई का अंतर देता है, कभी कभी सैकड़ों मीटर, और इस तरह जोरदार ऊर्जा स्टोर होती है। पुरानी औद्योगिक बुनियादी ढांचे को छोड़ देने के बजाय फिर से उपयोग किया जाता है, जिससे बंद पड़ी खानों को राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणालियों के जीवित घटकों में बदल दिया जाता है। पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड के इंजीनियर इसी तरह के अनुवर्तनों का मूल्यांकन कर रहे हैं। पारमाणविक बैटरी फार्मों की तुलना में लंबी अवधि के रखरखाव लागतों की तुलना कर रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी एक की एडवांटेज है। ज्यादातर प्रोटोटाइप्स में राउंड ट्रिप एफिशिएंसी 75 से 85% होती है, लिथियम आयन ग्रिड बैटरीज के बराबर। लेथार्टन हजारों साइकिल्स के बाद भी टॉय डिग्रेडेशन नहीं हैपन्स। मेन लिमिटेशन है रिस्पॉन्स टाइम। बैटरीज मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड होती हैं, ग्रेविटी सिस्टम्स को सेकंड्स सीमते हैं। फिर भी ऑपरेटर्स वेदर फोरकास्ट के हिसाब से लिफ्ट्स और ड्रॉप्स स्केड्यूल कर सकते हैं, जिससे ग्रिड की स्टेबिलिटी बनी रहती है। मटेरियल साइंस इन सिस्टम्स को बेहतर बनाने में एक अहम रोल निभाता है। शुरुआती टावर्स में नॉर्मल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था। आज इंजीनियर्स रिसाइक्ल्ड स्टील, बेसाल्ट फाइबर या फिर पॉलीमर शेल्स में पैक की गई मिट्टी से बने कंपोजिट मासेस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हर मटेरियल की अपनी डेंसिटी, कॉस्ट और वियर प्रोनिटीज होती है। चुनौती है मास, ड्यूरेबिलिटी और हैंडलिंग स्पीड के बीच बैलेंस बनाना। होइस्टिंग ऑफ बल्स अक्सर हाई स्ट्रेंथ सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है, जो स्ट्रेचिंग को रोकते हैं, जिससे कंसिस्टेंट टेंशन और कम फ्रिक्शन लॉस होता है। एडवांस्ड बेयरिंग और मैग्नेटिक डैम्पिंग मायोफोनिकल नॉइज को कम डोते हैं और सिस्टम की लाइफ टाइम को 30 साल से ज्यादा कर देते हैं। कंट्रोल सिस्टम्स भी काफी बदल गए हैं। मॉडर्न ग्रेविटी स्टोरेज डिजिटल ट्विन्स पर निर्भर होता है, जो हर टावर के रियल टाइम सॉफ्टवेयर रेप्लिका होते हैं, ऑफ-बल के तनाव, तापमान और अलाइनमेंट को मॉनिटर होने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम मायोफोनिकल थकान का अनुमान सीमाते हैं और कंपोनेंट लाइफ बढ़ाने के लिए मूवमेंट प्रोफाइल्स को एडजस्ट होते हैं। इटली और साउथ कोरिया में इंजीनियर्स इन मॉडल्स को सीधे नेशनल ग्रिड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर रहे हैं।
जब डिमांड बढ़ती है तो टावर्स विंड और हाइड्रो एसेट्स के साथ ब्लेंड कर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होते हैं। इसका नतीजा एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर्स और अर्बन ट्रांजिट को अचानक वोल्टेज ड्रॉप्स के बिना सपोर्ट देती है। सबसे इंप्रेसिव एप्ली ऑप्शंस में से एक स्पेन में बन रहा हाइब्रिड टावर कॉन्फ़िगरेशन है। एक सिंगल सेंट्रल शाफ्ट के बजाय कई काउंटरवेट्स एक सिलिंड्रिकल फ्रेम के साथ इंडिपेंडेंटली मूव्ड होते हैं। हर यूनिट अपने खुद के मोटर जनरेटर से चलती है, जिससे फाइनर कंट्रोल और पार्शियल लोड्स पॉसिबल होते हैं। अगर एक मायोफनिज्म फेल हो जाता है तो दूसरे काम डॉटे रहते हैं। ये मॉड्यूलर रिडंडेंसी डाउन टाइम को कम डॉटी है और डिस्पैच रिलायबिलिटी को बेहतर बनाती है। स्पेन के डिज़ाइन में ब्रेथहाइटिंग सिस्टम से हीट रिकवरी भी शामिल है, जो फ्रिक्शनल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी या डिस्ट्रिक्ट हीटिंग में बदलती है। यह दिखाता है कि मायोफनिकल और थर्मल सिस्टम कैसे एक यूनिफाइड स्टोरेज प्लेटफॉर्म में मर्ज हो सकते हैं। ऑनडोर व्रण पर प्रभाव रिसर्च का एक और एरिया है। पंप्ड हाइड्रो के उलट ग्रेविटी टावरों को कम जमीन और पानी के जलाशयों की जरूरत होती है। इन्हें इंडस्ट्रियल साइट्स पर, सब स्टेशनों के पास या ऊंची इमारतों में भी बनाया जा सकता है। नीदरलैंड्स में आर्थरटेक्ट्स फेओफॉर्ड माउंटेड काउंटरवेट्स पर स्टडी कर रहे हैं, जो घनी अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे लोकल ग्रिड्स को स्टेबल कर सकते हैं। इसी तरह जापान में इंजीनियर्स शहर की सड़कों के नीचे क्वाइटली काम ढोने के लिए डिजाइन रटे गए सबटेरेनियन सिस्टम्स का टेस्ट कर रहे हैं। कम जगह घेरने और कम एनवायरमेंटल रिस्क के कारण ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम्स उन रीजन्स के लिए सूटेबल हैं जहां ट्रेडिशनल हाइड्रो स्टोरेज या ऑफमिकल बैटरीज अव्यावहारिक हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे का खर्च। शुरुआती यूनिट्स को बनाने में 2 से 3 बिलियन डॉलर प्रति मेगावाट सीमते हैं, जो लिथियम आयन के मुकाबले जोरदार है। लिथाटन एक्सॉन्स का मानना है कि जैसे जैसे स्टील और कंस्ट्रक्शन के तरीके स्टैंडर्ड होंगे, लागत में तेजी से लेसी आएगी। यूनाइटेड स्टेट्स में कई एनर्जी को ऑनोनेटिव्स कई स्पेसों पर खरीद फरोख्त की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स और असेंबली का खर्च कम हो सके। यूरोपियन यूनियन इटली, पोलैंड और फ्रांस में ग्रेविटी टावर्स को रिन्यूएबल क्लस्टर्स से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। इन शेयर्ड डिप्लॉयमेंट्स का मकसद बड़े पैमाने पर होने वाले इकोनॉमी ऑफ सोफल को साबित होना है, जिससे 2028 तक मायोफनिकल स्टोरेज कंपेटिटिव हो सके। एक और प्रॉमिसिंग डायरेक्शन है एग्जिस्टिंग एनर्जी एसेट्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन। इंडोनेशिया में प्लानर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या ग्रेविटी स्टोरेज को जियोथर्मल प्लांट्स के साथ कंबाइन किया जा सकता है, ताकि रात के समय की सरप्लस जनरेशन को अब्सॉर्ब किया जा सके। लो डिमांड आवर्स के दौरान वेट्स को लिफ्ट डोके और पीक आवर्स में उन्हें रिलीज डोके ऑपरेटर्स टर्बाइन्स को बिना टच तटे प्रोडक्शन कर्व्स को स्मूथ होते हैं। इसी तरह कनाडाई हाइड्रो पावर स्टेशंस को ग्रेविटी मॉड्यूल्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है, जो रिजर्वॉयर लेवल्स कम होने पर रैपिड बैलेंसिंग में मदद होते हैं। अंडरलाइंग इंजीनियरिंग प्रिंसिपल आइडेंटिकल है। मैकेनिकल पोटेंशियल को एक इलास्टिक बफर के रूप में उपयोग देना, जो अन्य एनर्जी सोर्सेस को रीइंफोर्स होता है बजाय उनके साथ कंपीटेड होने के। चलो प्रैक्टिकल टर्म्स में कोर एनर्जी इक्वेशन को समझते हैं। एक मास में पोटेंशियल एनर्जी उसके वेट को हाइट डिफरेंस से मल्टीप्लाइड होने पर ब्लेंड दी है। एक 35 टन का ब्लॉक 100 मीटर ऊपर उठाने पर सीमभग 9.6 मेगा जूल्स एनर्जी स्टोर होता है। इसे सैकड़ों ब्लॉक्स से मल्टीप्लाइड होने पर ये नंबर्स इंडस्ट्रियल स्केल के लिए मीनिंगफुल हो जाते हैं। एक 150 मीटर ऊंचा टावर जिसमें 5000 टन का मूविंग मास हो, वो एक विंड फार्म को स्टेबलाइज कर सकता है। प्रिसीजन कंट्रोल सॉफ्टवेयर यह सुनिश्चित होता है कि जनरेटेड पावर ग्रिड की फ्रीक्वेंसी से मैच्ड हुए। सेफ्टी सिस्टम्स बहुत जरूरी हैं। इंजीनियर्स कई ब्रेथहटिंग लेयर्स डिजाइंड होते हैं, जिनमें मायोफनिकल क्लच भी शामिल है। जनरेटर के माध्यम से रिजनरेटिव ब्रेथहटिंग और इमरजेंसी फेल सेफ्स, जो बिजली जाने पर लोड को तुरंत रोक देते हैं। हर ब्लॉक की गति को लिडार सेंसर्स और रिडंडेंट एंटोडर्स ट्रैक्ड होते हैं, जिससे सेंटीमीटर लेवल की सटीकता सुनिश्चित होती है।
स्विट्जरलैंड में धाटे गए टेस्ट्स से पता चला कि ऑफ बल फेल होने की स्थिति में भी ब्लॉक अनुमान के आधे मीटर के भीतर रुक गौर। अगर इन सिस्टम्स को आईएफटी वाले इलाकों के पास बनाना है तो यह विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। इन एनर्जी टावर्स के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑन नेशनल कंट्रोल को रेगुलेट होने के लिए नेशनल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं। शोर कम होना और सुंदरता भी लोगों की स्वीकार्यता को प्रभावित होते हैं। फ्रांस और पुर्तगाल में रिहायशी इलाकों के पास के प्रोजेक्ट्स में ध्वनिरोधक पैनल और विजुअल क्लैडिंग का इस्तेमाल ठटिया जाता है ताकि वे शहर के स्काईलाइन के साथ मिल सकें। कुछ एक्सपेरिमेंटल टावर तो आर्किटेक्चरल लैंडमार्क के तौर पर भी काम होते हैं, जिनमें लाइटिंग इफेक्ट्स एनर्जी फ्लो के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। पब्लिक टूर्स और एजुकेशनल डिस्प्ले बताते हैं कि ग्रेविटी बिजली कैसे बनती है, जिससे स्थानीय समुदायों को क्लीन पावर के विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने में मदद मिलती है। ये ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन एलिमेंट्स शायद सेओ फंडरी लग सकते हैं। लेथाटन एक्सपीरियंस बताता है कि पब्लिक कॉन्सेप्शन अक्सर ये तय होता है कि टॉय टेक्नोलॉजी अपनी पहली इंस्टॉलेशन के बाद आगे बढ़ेगी या रुक विल गो। प्रोटोटाइप से लेकर राष्ट्रीय नेटवर्क तक जाना इंजीनियरिंग एंड पॉलिसी दोनों का काम है। ग्रिड ऑनोनेटर्स को यह सर्टिफाइड होना होगा कि ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम सहायक सेवा बाजारों, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, कैपेसिटी रिजर्व और पीक शेविंग में भाग ले सकते हैं। इटली और जर्मनी ने पहले से ही ऐसे फ्रेमवर्क बना लिए हैं जो मायोफनिकल स्टोरेज को बैटरी सिस्टम के समान कंपनसेशन अर्न होने की ऑन मिशन देते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ट्रांसमिशन ऑनोनेटर्स अभी भी उन्हें शामिल होने के लिए स्टैंडर्ड्स को अपडेट कर रहे हैं। एक बार इंटीग्रेट होने के बाद ग्रेविटी टावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स के रूप में काम कर सकते हैं। जब रिन्यूएबल सप्लाई जोरदार होती है तो ऑटोमेटिकली चार्ज होते हैं और डिमांड बढ़ने पर डिस्चार्ज होते हैं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड डिस्पैच उन्हें डेवलप्ड वर्ल्ड में उभर रहे इंटेलिजेंट ग्रिड का हिस्सा बनाता है। एक नया तरीका जो टावर्स की बजाय अंडरग्राउंड चेंबर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें सिद्धांत उल्टा है। जब बड़े पिस्टन्स को नीचे धटाया जाता है तो वे बंद कैवर्न्स में हवा को दबाते हैं, फिर वे ऊपर उठते ही उस दबाव को टरबाइन्स चलाने के लिए छोड़ते हैं। ग्रेविटेशनल और न्यूमैटिक इफेक्ट्स को ब्लेंड आकर इंजीनियर्स जोरदार एनर्जी डेंसिटी हासिल होते हैं। फिनलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में पायलट प्लांट्स इस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या ये ग्रेविटी कंप्रेसर्स माइक्रोग्रिड्स के लिए शॉर्ट टर्म एनर्जी बफर्स के रूप में काम कर सकते हैं। अगर ये वायबल साबित होता है तो वे बड़े टावर्स से आगे बढ़कर ग्रेविटी स्टोरेज के एप्लीकेशन को कम्पैक्ट अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस तक बढ़ा देंगे, जो अर्बन या रिमोट दोनों तरह के एनवायरनमेंट्स के लिए उपयुक्त होंगे। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज को लेसरशियलाइज्ड ड्रोन की इंटरनेशनल रेस विंड और सोलर के शुरुआती दिनों जैसी ही है। अब नेशनल एनर्जी मिनिस्ट्रीज मायोफेनिकल स्टोरेज को अपने स्ट्रेटेजिक रोडमैप्स में ऐड कर रही है। 2029 तक यूरोप में 1 दर्जन बड़े बड़े सिस्टम्स एक्सपेक्टेड हैं। साउथ कोरिया और कनाडा में भी एक्सपेंशन के विद। अगर कॉस्ट कम होती हैं तो ग्रेविटी स्टोरेज ग्लोबल स्टेशनरी स्टोरेज मारोफट का 10 ऑनसेंट कैप्चर कर सकता है। यह एक रियलिस्टिक और मेजरेबल टारगेट है। आलोचक कभी कभी सवाल उठाते हैं कि हमें मायोफेनिकल स्टोरेज में निवेश क्यों होना चाहिए जब ओएफमिकल बैटरियों पहले से मौजूद हैं। इसका जवाब लाइफ साइकिल और रिसोर्स इंडिपेंडेंस में निहित है। ग्रेविटी सिस्टम स्टील, कंक्रीट और सॉफ्टवेयर का उपयोग होते हैं, न कि दुर्लभ धातुओं या इलेक्ट्रोलाइट्स का। इन्हें कम रिसाइकलिंग की आवश्यकता होती है। इनमें कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता और ये साधारण और आंतरिक रखरखाव के साथ दशकों तक काम होते हैं। यह उन्हें उन देशों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है जिनकी लिथियम या कोबाल्ट सप्लाई चेन तक सीमित पहुंच है। स्टोरेज टेक्नोलॉजी का मिश्रण ऊर्जा प्रणाली में लचीलापन सुनिश्चित होता है, राष्ट्रों को कच्चे माल की अस्थिरता से बचाता है, जबकि साल दर साल नवीकरणीय ईंधन का समर्थन होता है। शिक्षा क्षेत्र ने इस पोटेंशियल को पहचानना शुरू कर दिया है। फ्रांस, पोलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज इंजीनियरिंग करिकुलम में ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज मॉड्यूल्स को शामिल कर रही हैं।
स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट डोना, लोड बेयरिंग कंपोनेंट्स डिजाइन डोना और ग्रिड इंटरेक्शंस को सिमुलेट डोना सीखते हैं। ये प्रोग्राम्स ये सुनिश्चित होते हैं कि जब इंडस्ट्री एक्सपैंड होगी तो एक ट्रेंड वर्कफोर्स तैयार होगी। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटीज को नेशनल लेबोरेटरीज और स्टार्टअप से जोड़ते हैं, जिससे ओपन डेटा एक्सचेंज के माध्यम से इनोवेशन तेज होता है। इससे जो इकोसिस्टम बनता है वह दिखाता है कि कैसे एरोस्पेस या सेमीकंडक्टर फील्ड्स अचानक उछाल के बजाय सीमातार सुधार से मैच्योर हुए हैं। इन सिस्टम्स के फ्यूचर वर्जन में शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैग्नेटिकली लेविटेटेड मैसेज और एडेप्टिव गियरिंग का कॉम्बिनेशन होगा, जो डेली ग्रिड साइथेटल्स के हिसाब से एडजस्ट होती है। फ्रिक्शन को खत्म डोके और एक्सेलरेशन डोव्स को ऑप्टिमाइज डोके वे 90% से ज़्यादा एफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। इंजीनियर्स पहले से ही सोन कैपेसिटर असिस्टेड लिफ्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो छोटे छोटे उतार चढ़ाव को तुरंत हैंडल होते हैं और मेन टावर को धीमी ज़्यादा कैपेसिटी वाली मूवमेंट्स के लिए छोड़ देते हैं। एक ही मायोफोनिकल फ्रेमवर्क के भीतर फास्ट और स्लो स्टोरेज का यह हाइब्रिडाइजेशन ये फिर से अनिभाषित कर सकता है कि ग्रिड्स कैसे स्थिरता बनाए रखते हैं। एक ही एलिगेंट डिजाइन में क्लासिकल फिजिक्स को मॉडर्न ऑटोमेशन के साथ जोड़ना। ग्रेविटी बेस्ड एनर्जी टावर्स की कहानी आखिरकार सिंप्लिसिटी को फिर से खोजने के बारे में है। मोशन को स्टोरेज में बदलकर इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कम से कम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ जेनरेशंस तक चल सकती है। स्विस वैली से लेकर इंडोनेशियन जियोथर्मल फील्ड्स तक, कैनेडियन माइनिंग टाउन्स से लेकर कोस्टल पोर्चुगल तक, वही प्रिंसिपल सच है। एनर्जी को होल्ड डो के रखा जा सकता है, पेशेंटली अपने वापस आने के मोमेंट का इंतजार देते हुए। जैसे जैसे नेशंस बिना कॉम्प्रोमाइज के रिलायबल पावर की ओर दौड़ रहे हैं, ये साइलेंट वर्टिकल मेगा बैटरीज एक नए बैलेंस्ड एनर्जी एरा की बैकबोन बन सकती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब डू